अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी अनीला नवाज। तो पिछली वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे आइसोक्वांट्स को। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे स्लोप ऑफ आइसोक्वांट और उसके अलावा आइसोक्वांट की प्रॉपर्टीज की। तो सबसे पहले अगर हम स्लोप ऑफ आइसोक्वांट की अगर बात करें तो हम उसको शो करते हैं मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन से। जैसे इंडिफरेंस कर्व की स्लोप को हम शो करते थे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन से, तो इसी तरह हम यहाँ पे बात करते हैं मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन की, जो कि शो करता है स्लोप ऑफ आइसोक्वांट को। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम कॉम्बिनेशंस की बात करें तो ये हमारे पास ABCDE कोई भी कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं आइसोक्वांट के ऊपर। तो कैपिटल और लेबर के जो कॉम्बिनेशन यूज करके हमारे पास आउटपुट आएगी। अब हम अगर उसके ऊपर बताएंगे मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन क्या है। तो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन की अगर डेफिनेशन की बात करें तो बेसिकली ये क्या होता है कि किसी एक इनपुट को इंक्रीज करने के लिए किसी दूसरी इनपुट के कितने यूनिट्स को आपको डिक्रीज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हमारे पास लेबर है और कैपिटल है। अगर हम 1 यूनिट ऑफ लेबर इंक्रीज करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कितनी कैपिटल को जो है वो डिक्रीज करना पड़ेगा। तो जो इसका हमारे पास फार्मूला आ जाता है MRTS का, वो किस तरह आ जाता है, चेंज इन कैपिटल डिवाइडेड बाय चेंज इन लेबर। तो इसके साथ नेगेटिव साइन आता है, लेकिन हम स्लोप के साथ ये जो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन है इसके साथ हम नेगेटिव साइन को शो नहीं करते बेसिकली। तो वैसे हमारे पास ये फॉर्मूला क्या कहता है कि जो चेंज इन कैपिटल है और चेंज इन जो लेबर है वो हमें क्या देता है, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इस टेबल की तो हमारे पास अगर लेबर और कैपिटल के इस कॉम्बिनेशन को यूज करते हुए आउटपुट तो हमारे पास सेम रहेगी। अगर 30 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वन कॉम्बिनेशन तो सेकंड कॉम्बिनेशन भी 30 ही प्रोड्यूस करेगा। तो ये हमारे पास आउटपुट आ जाएगी। उसके बाद जो हमारे पास MRTS है तो वो हम किस तरह निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास कैपिटल है, कैपिटल के पहले हम कितने यूनिट्स यूज कर रहे हैं, वो 14 है। अब हमने अगर लेबर का 1 यूनिट और बढ़ाना है तो उसके लिए हमें कितने जो है वो कैपिटल को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास 14 - 10 कितना आ जाएगा, 4। मतलब 4 कैपिटल को हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा 1 लेबर को गेन करने के लिए। इसी तरह नेक्स्ट अगर हमें क्या करना पड़ेगा, 10 - 3 - 7 हमें 3 जो है वो कैपिटल को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा 1 लेबर को गेन करने के लिए। इसी तरह 7 - 5 2:1, 5 - 4 1:1। तो इस तरह जब हम डाउनवर्ड मूव करते जाते हैं तो जो हमारे पास जो MRTS है वो क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। डिक्रीज क्यों होता जाता है, वही सेम बात आ जाती है कि जैसे जैसे हम नीचे बढ़ते जाएंगे तो जैसे हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ा था। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के अंदर क्या होता है कि किसी एक वेरिएबल इनपुट को जब आप बढ़ाते हो तो उसकी वजह से उसकी एफिशिएंसी जो है वो कम हो जाती है। एफिशिएंसी के कम होने की वजह से फिर क्या होता है कि हमें जो है आउटपुट पे इतना ज्यादा उसका इम्पैक्ट नहीं आता। तो इसलिए अगर हम यहाँ पे अगर एक लेबर के लिए पहले 4 कैपिटल को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो अगर हम कैपिटल को ज्यादा कम करते जाएंगे, यहाँ पे भी हम 4 कैपिटल कम करेंगे, फिर यहाँ पे भी, फिर यहाँ पे भी, तो जो हमारे पास लेबर है वो तो ज्यादा होती जाएगी लेकिन कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब कैपिटल बहुत ज्यादा कम हो जाएगी तो उसकी वजह से भी अगर लेबर को बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे तो वो इनएफिशिएंट हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास जो कॉम्बिनेशंस बनेंगे, जो हमारे पास लेबर और कैपिटल का कॉम्बिनेशन बनेगा वो इतना फिर इफेक्टिव नहीं रहेगा, क्योंकि लेबर ज्यादा हो जाएगी, कैपिटल कम हो जाएगी, तो बहुत सारी लेबर जो है वो एक्स्ट्रा हो जाएगी और वो फजूल में बैठे रहेंगे, कोई काम नहीं करेंगे क्योंकि कैपिटल तो कम होगी। तो इसलिए जब हम डाउनवर्ड मूव करते हैं तो हमारे पास जो कैपिटल है उसके अंदर जो सेक्रीफाइस है वो कम होता जाता है, और जो लेबर है उसके अंदर हमें गेन करने के लिए जो कैपिटल का सेक्रीफाइस है उसकी वजह से कम होता जाएगा। इसलिए जो हमारे पास MRTS है वो क्या होता है, डाउनवर्ड आते हुए डिक्रीज होता जाता है। इसलिए जो हमारे पास जो शेप आती है आइसोक्वांट की वो क्या आती है, कन्वेक्स टू दी ओरिजिन होती है। कन्वेक्स टू दी ओरिजिन का क्या मतलब है कि जो हमारे पास MRTS है वो क्या है, डिमिनिशिंग है। जैसे हम ऑलरेडी जब इंडिफरेंस कर्व की बात कर रहे थे तो हम इसमें देख चुके हैं कि अगर MRTS हमारे पास अगर डिमिनिशिंग होगा तो उसकी वजह से हमारे पास जो शेप बनेगी कन्वेक्स टू दी ओरिजिन होगी,
और अगर MRTS हमारे पास इंक्रीजिंग होगा तो उसकी वजह से जो शेप बनेगी हमारे पास कनकेव टू द ओरिजिन बनेगी। अगर कांस्टेंट होगा तो हमारे पास क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन होगी। क्योंकि इस केस में हमारे पास ये डिमिनिशिंग है तो इसकी वजह से हमारे पास जो शेप बन रही है वो क्या बन रही है, कन्वेक्स टू दी ओरिजिन बन रही है। तो नेक्स्ट हम इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि आइसोकॉन्ट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, तो उनको हम डिटेल में देखते हैं। तो जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास वो क्या कहती है कि जो आइसोकॉन्ट है वो क्या होते हैं, कन्वेक्स टू दी ओरिजिन होते हैं। तो ये सिमिलर है जो प्रॉपर्टीज है हमारे पास, जैसे इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज हमने देखी थी कि हमारे पास इंडिफरेंस कर्व भी क्या होते हैं, कन्वेक्स टू दी ओरिजिन होते हैं। कन्वेक्स टू दी ओरिजिन क्यों है आइसोकॉन्ट, क्योंकि जो हमारे पास MRTS है वो क्या है, डिमिनिशिंग है। जब MRTS हमारे पास डिमिनिशिंग होगा तो हमारे पास जो शेप आएगी वो क्या होगी, कन्वेक्स टू दी ओरिजिन होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें दूसरी प्रॉपर्टी की, तो ये क्या होता है, नेगेटिवली स्लोप्ड होता है। नेगेटिवली स्लोप्ड क्यों होता है, क्योंकि जो दो इनपुट्स है हमारे पास उनके दरमियान जो रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशन है। किसी एक इनपुट को बढ़ाने के लिए किसी दूसरी इनपुट को क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है। जैसे अगर हम हमारे पास कैपिटल है और लेबर है, दो इनपुट है, अगर लेबर को जो है वो बढ़ाना चाहते हैं तो कैपिटल को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो इसलिए जो हमारे पास जो आइसोकॉन्ट्स होते हैं वो नेगेटिवली स्लोप्ड होते हैं। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी है उसकी क्या है कि टू आइसोकॉन्ट्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। जो हमारे पास दो आइसोकॉन्ट्स हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। इंटरसेक्ट क्यों नहीं करते, यहाँ पे अगर हम दो आइसोकॉन्ट्स ड्रा करके देख लेते हैं, ये हमारे पास आइसोकॉन्ट 1 है और ये हमारे पास आइसोकॉन्ट 2 आ जाता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास आइसोकॉन्ट 1 है उस पर जो आउटपुट प्रोड्यूस हो रही है अगर वो 100 है तो हमने ऑलरेडी देख लिया कि जो हमारे पास हायर आइसोकॉन्ट होगा उसके ऊपर प्रोडक्शन जो है या आउटपुट जो है वो ज्यादा होगी। तो यहाँ पे अगर ये 200 इसकी आउटपुट है तो यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा है जहां पे ये दोनों क्या है, सेम है। जहां पे जो कॉम्बिनेशन यूज हो रहा होगा कैपिटल का और लेबर का वो सेम यूज हो रहा है। मतलब अगर यहाँ पे 10 यूनिट्स ऑफ कैपिटल यूज हो रहे हैं तो 10 यूनिट ऑफ लेबर यूज हो रहे हैं। तो ऐसे कैसे पॉसिबल है कि जो हमारे पास IQ 1 है उसके ऊपर आउटपुट प्रोड्यूस हो रही है 100 और सेम इनपुट को यूज करते हुए हमारे पास IQ 2 के ऊपर 200 प्रोड्यूस हो रही है आउटपुट। तो इसका मतलब यही है कि जो टू आइसोकॉन्ट्स हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो इसका मतलब यहाँ पे अगर वो इंटरसेक्ट करेंगे तो सेम इनपुट्स आ रही हैं लेकिन आउटपुट्स डिफरेंट है, तो इसलिए ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। ये हायर इंडिफरेंस कर्व हमेशा रिप्रेजेंट करेगा हायर लेवल ऑफ आउटपुट को। जैसे इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है, हायर आइसोकॉन्ट। हायर आइसोकॉन्ट्स गिव्स हायर आउटपुट। तो यहाँ पे जो हमारे पास हायर आइसोकॉन्ट होता है वो हायर आउटपुट देते हैं। और इसी तरह क्योंकि उसके अंदर जो कॉम्बिनेशंस यूज होंगे हमारे पास इनपुट्स के, कैपिटल के और लेबर के, तो वो ज्यादा होंगे। जब कैपिटल और लेबर ज्यादा होगी तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, आउटपुट ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे। इसलिए हायर जो आइसोकॉन्ट है वो रिप्रेजेंट करता है हायर लेवल ऑफ आउटपुट को। तो ये हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टीज है आइसोकॉन्ट्स की। तो आज की वीडियो के अंदर हमने जो है वो स्लोप जो है हमारे पास आइसोकॉन्ट्स की वो क्या होती है उसको हमने डिटेल में देख लिया। उसके अलावा हमने प्रॉपर्टीज को देख लिया जो हमारे पास आइसोकॉन्ट्स की हैं। तो यहाँ पे हमारा जो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन का चैप्टर था उसके अंदर हमने ईच एंड एवरीथिंग को बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। जितने भी हमारे पास इसके अंदर टॉपिक्स थे उनको हमने डिटेल में देख लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे कॉस्ट के चैप्टर को। तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।